अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है, टॉपिक तो नहीं, बेसिकली हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है चैप्टर 4 की। पिछले टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियोस में चैप्टर 4 के सारे कवर करा दिए। चैप्टर 4 में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं आप चैप्टर 4 को, यानी इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग के लिए चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, यानी इसी पे सारी आपकी लॉजिक्स बेस करती है। इसमें बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये मैंने पढ़ा दी है। अच्छा, आप चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। अच्छा, हाउ इज सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड, ये पहला एमसीक्यू है। कहते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप कैसे टर्मिनेट होता है, यानी कि अगर एक फॉर लूप है, उसके नीचे एक ही स्टेटमेंट है, तो वो कैसे ख़त्म होगा। अच्छा, हमने बात की थी कि फॉर लूप हम जब लगाते हैं तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होती है, तो उसके अंदर हम जितना भी चीज़ लिखते हैं वो फॉर लूप की बॉडी बन जाती है। लेकिन हमने फिर ये भी बात की थी, जब मैंने फॉर लूप की वीडियो पढ़ाई थी, वो आप फॉर लूप का मेरा लेक्चर देख लो, उसमें मैंने डिटेल से बताया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि फॉर लूप की बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट हो ना, यानी फॉर लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो, तब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगा भी लें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। वो ये इस वाली स्टेटमेंट को फॉर लूप का ही कंसिडर करेगा, जो फॉर लूप के नीचे एक ही स्टेटमेंट आ रही होगी। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, उसको फिर हमें बॉडी में बंद करना पड़ेगा। बॉडी में बंद करना पड़ेगा क्योंकि फिर उसको, ताकि पता चल सके कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट फॉर लूप की है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली क्वेश्चन था इसका, एमसीक्यू का, जो पूछना चाह रहा था। अब क्या कह रहे हैं कि हाउ इज सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड, कि सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप कैसे टर्मिनेट होता है। ऐसा फॉर लूप जिसकी एक ही स्टेटमेंट हो, तो वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। कि जैसे ये है फॉर, ये भी फॉर लूप मैंने लगाया ना, और इसकी एक ही स्टेटमेंट है नीचे, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कोड एक्स। ठीक है, तो अब इसको पता है कि ये सी आउट कोड एक्स जो है, ये इस फॉर लूप की स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही है। अगर इसके नीचे मैं एक और लिखूँ ना, सी आउट चेक, चेक करने के लिए, ठीक है, और इधर मैं एंड एल भी दे दूँ, इसको भी दे देता हूँ एंड एल, एंड एल। ठीक है, इस तरह मैं चेक करने के लिए दे दूंगा। अब मैंने चेक करना है कि ये फॉर लूप इन दोनों को अपना कंसीडर करेगा या सिर्फ पहली वाली को अपना कंसीडर करेगा। अभी देख लेते हैं रन करके। तो ये देखें, इसने 5 दफा कोड एक्स प्रिंट किया, लेकिन एक ही दफा सिर्फ चेक प्रिंट किया। यानी लूप सिर्फ किस पे लगा है, लूप सिर्फ पहली स्टेटमेंट पे लगा है। पहली स्टेटमेंट सिर्फ 5 दफा क्या कहते हैं उसको, रिपीट हुई है, नीचे वाली नहीं हुई। इसी को, सेम चीज को अगर मैं इधर बॉडी में बंद कर दूं ना, इसी सेम दोनों लाइंस को मैं बॉडी में बंद कर दूं, तो अब क्या हुआ है, अब इसने दोनों लाइंस को, अब ये दोनों लाइन को अपना कंसिडर करेगा। ठीक है, ये देखिए, कोड एक्स चेक, कोड एक्स चेक, कोड एक्स चेक, कोड एक्स चेक। यानी कि मैंने क्या कहा था कि पहले कोड एक्स प्रिंट करो फिर चेक। इसने एक दफा कोड एक्स और चेक प्रिंट किया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा और पांचवी दफा। तो ये इसका बेसिकली कहने का मतलब था कि जॉन सी भी, अगर एक ही, मतलब कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट है ना, जैसे कोड एक्स है, ठीक है, एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट है कोड एक्स, तो फिर हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे वाली मेरी स्टेटमेंट है, तो ब्रेसेस हम क्यों लगाएं। और ये टर्मिनेट किस चीज़ से हो रही है, ये सेमी कॉलन से हो रही है। ठीक है, और अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती तो किस चीज़ से टर्मिनेट हो रही होती, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट से हो रही होती, इस वाली क्लोजिंग ब्रैकेट से टर्मिनेट हो रही होती अगर ज़्यादा चीज़ें होती। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ इज अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो किस चीज से टर्मिनेट होता है, सेमी कॉलन से। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अ मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड। अच्छा, ये तो मैंने आपको अभी अभी प्रैक्टिस कराया, ये पिछले ऊपर वाले एमसीक्यू में ही, कि मल्टीपल स्टेटमेंट जब हो फॉर लूप की, तब वो कैसे टर्मिनेट होता है, तो वो होता है राइट ब्रैकेट से टर्मिनेट। ये राइट ब्रैकेट है ना, इससे टर्मिनेट होता है। लेफ्ट ब्रैकेट से ओपन होता है, इस वाली से ओपन होता है, और इस वाली से क्या होता है, टर्मिनेट। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट में आखिर में ये ब्रैकेट लगी होती है ना, तो इस वाली से टर्मिनेट होता है। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, इस वाली से खत्म होता है। तो मल्टीपल फॉर लूप, मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप जो, तो वो विद राइट ब्रैकेट टर्मिनेट होता है। अच्छा, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होता है डिसीजंस लेने के काम आता है।
ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली डिसीजन लेने के काम आता है। जो काम हम जैसे इफ एल्स से करते हैं वही काम हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, वही काम हम स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में तो हम देखिए इफ एल्स जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, इफ एल्स में सिर्फ यानी कि ये इफ आएगा इधर, इफ इसके नीचे कोई स्टेटमेंट्स होंगी जो इफ में हमने करानी होगी, और इधर आएगा एल्स। ठीक है, एल्स के नीचे फिर कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, अगर इफ ना चला, अगर अगर इफ ना चला तो फिर क्या चलेगा, एल्स चलेगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या है, स्विच स्टेटमेंट में पहला केस होता है, दूसरा केस होता है, तीसरा केस होता है, चौथा केस होता है। उसमें 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटीज आपने बनानी है वो बन सकती है। स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ में क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी बनानी है बन सकती है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो इफ चलता है या एल्स चलता है। टर्नरी ऑपरेटर का भी यही सेम ही तरीका है, उसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो पहला वाला जो ऑपरेटर से पहले वाले का होगा या तो वो चलेगा, और या ऑपरेटर के बाद वाला जो होगा या वो चीज चलेगी। तो टर्नरी ऑपरेटर को कौन रिप्लेस कर सकता है, इफ एल्स। स्विच और एल्स इफ क्यों नहीं कर सकता, उसकी मैंने अभी आपको वजह बताई है कि स्विच में आप जितनी पॉसिबिलिटीज बनाना चाहे बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। सेम गोज विद एल्स इफ है, इसमें भी आप जितनी भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि स्विच और एल्स इफ आपस में इंटरचेंजेबल है, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। तो अब अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले का आंसर क्या था जी, इस वाले का आंसर था इफ एल्स। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस स्विच स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इससे अभी मैंने बताया, अभी तो आपको मतलब मैं लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही होगा कि कौन सा है। कौन सा है जी, बिल्कुल एल्स इफ, सही पे बताया आपने, बिल्कुल गुड हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वो मैंने वजह भी आपको बताई है कि क्यों होता है, वो डिटेल से मैंने आपको ऊपर बता दिया, इस पे मैं और टाइम नहीं लेना चाह रहा। अब है, अ व्हाइल लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज देन अ फॉर लूप व्हेन। अच्छा, ये क्वेश्चन नीचे शॉर्ट आंसर्स में भी आएगा, और वाइल लूप और फॉर लूप की जब मैंने वीडियो बनाई थी, इसी से पिछली है मेरे ख्याल से, या सेकंड लास्ट है या थर्ड लास्ट है, इसी तरह की वीडियो है। वाइल लूप और फॉर लूप पे जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर लूप क्या होता है, एक होता है वाइल लूप क्या होता है, और फिर मैंने बताया था कि ये दो अलग अलग लूप्स क्यों है, एक उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको समरी बता देता हूँ उन वीडियो की। अच्छा, जहां पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन का पता होना, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, कि भाई प्रोग्राम ने 5 दफा ही चलना है। ठीक है, प्रोग्राम ने कितनी दफा चलना है, कोड ने कितनी दफा चलना है, 5 दफा ही चलना है, वहां पे हम फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, और जहां पे हमें ना पता हो कि यार प्रोग्राम ने कितनी दफा चलना है, फर्ज करें मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं कि यार जब तक यूजर ए नहीं दबाता ना, जब तक यूजर ए नहीं दबाता, यानी जब तक यूजर क्या नहीं दबाता, ए, तब तक लूप आपका ना, लूप चलता रहे। लूप क्या करता रहे, चलता रहे। अच्छा, ये लूप मैंने बनाया, ठीक है, इग्नोर करें, आप बोलेंगे क्या जाए लूप है, लेकिन बस सही है, गुजारा करें। लूप है, लूप जब तक यूजर क्या नहीं दबाता, ए नहीं दबाता, या जब तक यूजर, आपने देखा होगा कि आप कोई भी मतलब गेम वगैरह खेलते हैं, तो जब तक आप एस्केप का बटन नहीं दबाते वो गेम चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब इसी तरह की एक एग्जांपल है कि जब तक यूजर ए नहीं दबाता, अब ए यूजर पहली दफा में भी दबा सकता है, ए यूजर दूसरी दफा में भी दबा सकता है, ए यूजर 100 दफा में भी नहीं दबा सकता, 500 दफा में भी नहीं दबा सकता ए। तो आपको नहीं पता कि यूजर कब ए दबाएगा, तो आपने काम करते रहना है जब तक ए ना दबाए। तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता कि यार यूजर 10 दफा में ए नहीं दबा रहा, 20 दफा में नहीं दबा रहा, 15 दफा में नहीं दबा रहा, तो आपको नहीं पता कि आप कितनी दफा लूप लगाओगे। फॉर लूप आप लगाओगे, आप कहोगे जी 10 दफा चलाओ, 10 उसने ना दबाया ए, 11वीं में उसने दबा दिया, तो आपका तो लूप 10 दफा चला था, आपका तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन एग्जैक्टली पता हो कि इतनी दफा में, इतनी दफा ये काम हमने करना है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली स्टेटमेंट 10 दफा आपने प्रिंट करानी है, ठीक है, तो आप आराम से फॉर लूप लगाएंगे, 10 दफा आपको एग्जैक्ट पता है कि 10 दफा ये स्टेटमेंट प्रिंट करानी थी, आप प्रिंट करा देंगे।
10 दफ़ा आपने स्टेटमेंट प्रिंट करानी थी, आप करा देंगे। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जब तक यूज़र ए नहीं दबाता तब तक यही वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराते रहो, तो आप मुझसे आप ये नहीं पूछेंगे कि यार यूज़र मैं कितनी दफ़ा प्रिंट पाऊँ। मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि भाई जब तक यूज़र ए नहीं दबाता कराते रहो प्रिंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वाइल लूप लगाओगे कि यार वाइल करेक्टर, आप एक करेक्टर ले लो, वाइल करेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए, करते रहो भाई ये स्टेटमेंट प्रिंट। अब वो पहली दफा में भी ये दबा सकता है, दूसरी दफा में भी। तो मेन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन या एग्जैक्ट नंबर ऑफ पता हो आइट्रेशन की कितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी, तब आप फॉर लूप की तरफ जाते हैं। और जब आपको ना पता हो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन, आप किसकी तरफ जाते हैं, वाइल की तरफ। यानी कि जब व्हेन व्हेन नोन, अच्छा अब इस पे 4 घंटे लगेंगे। व्हेन नोन फॉर, फिर किसकी तरफ जाना है आपने, फिर आपने जाना है फॉर लूप की तरफ, वरना किसकी तरफ जाना है, वरना आपने जाना है वाइल लूप की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अच्छा पहला ऑप्शन है, क्या कह रहा है, वाइल लूप इज मोर अप्रोप्रिएट। वाइल लूप तब हम लगाते हैं, वाइल लूप फॉर लूप से ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कब, द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। कह रहे कि जब बॉडी सिर्फ एक दफ़ा ही चलनी हो। द टर्मिनेशन कंडीशन अकर अनएक्सपेक्टेडली, कि आपका लूप अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म हो जाए। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, जब प्रोग्राम ने एटलीस्ट एक दफ़ा तो चलना ही चलना हो। और फिर है व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन आर नोन इन एडवांस। तो भाई आपको पता है, अब मैं क्या ही बताऊँ, डी है व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको जब एडवांस में पता हो तब लगाते हैं, नहीं तब नहीं लगाते। अभी मैंने आपको बताया कि जब व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस, तो फिर हम फॉर लूप लगाते हैं। तो अभी क्या है कि द टर्मिनेशन कंडीशन अकर अनएक्सपेक्टेडली, कि आपको नहीं पता कि टर्मिनेशन कब आएगी, आपको नहीं पता ना कि टर्मिनेशन कब आएगी अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपका प्रोग्राम बंद होना है। जैसे ए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको नहीं पता, तो इस जगह पे क्या लगेगा, वाइल लूप। फिर आते हैं इन विच सिचुएशन अ डू वाइल लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज। अच्छा डू वाइल लूप भी वाइल ही होता है, पर उसने एक ना एक दफा लाजमी चलना होता है, एक ना एक दफा उसने लाजमी चलना होता है डू वाइल लूप ने। अच्छा इसके अभी ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी, वाइल लूप का क्या सीन होता है कि अगर आपकी कंडीशन ना ट्रू, यानी कि अगर मैं कह दूं कि वाइल वाइल ए इज इक्वल टू ए इज लेस देन 10, ठीक है, मैं कह दूं जी वाइल ए इज लेस देन 10, और वो ए दे 11, ठीक है, तो इस लूप ने तो एक दफा भी नहीं चलना, ठीक है। लेकिन डू वाइल लूप एक दफा लाजमी चलेगा, एक दफा चलने के बाद वो कंडीशन देखेगा, एक दफा चलेगा फिर वो कंडीशन देखेगा कि दूसरी दफा चलना है नहीं चलना। तो डू वाइल एक दफा लाजमी चलता है। व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, व्हेन द लूप टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली, व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइट्रेशन आर नोन इन एडवांस। तो भाई कब चलता है डू वाइल, अभी मैंने आपको बताया कि जब एक ने एक दफा उसने लाजमी चलना। व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, एक दफा तो उसको लाजमी चलाना है ना, तब आप डू वाइल लगाए, ठीक है। इन विच सिचुएशन अ फॉर लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज। अच्छा मैंने आपको ये तीनों बता दिए हैं भाई। फॉर लूप कब होता है, व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइट्रेशन आर नोन इन एडवांस, जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि कितनी दफा ये लूप चलेगा, तो आप किसकी तरफ जाते हैं, फॉर लूप की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट। अच्छा एक स्टेटमेंट आप जिस तरह आप कहते हैं ना कि वाइल वाइल जी वाइल ए इज ग्रेटर देन 10, कि अगर ए ग्रेटर देन 10 है, जब तक ए ग्रेटर देन 10 है तो ये काम करते रहो। और नीचे आप इसके दरमियान में कहीं आप लिख दे कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, सही है। तो कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे उसको कंटिन्यू का लफ्ज मिलता है ना, वो नीचे वाली सारी स्टेटमेंट छोड़ देता है और दोबारा लूप के पास चला जाता है ऊपर, ठीक है, दोबारा किसके पास चला जाता है, ऊपर। अब मैं ये आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल 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 करते हैं। अच्छा अभी इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इधर आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ कि फॉर, अब ये देखिए फॉर ने 5 दफ़ा चलना है। मैं कहता हूँ सी आउट जी कोड एक्स, ठीक है, कोड एक्स, सी आउट क्या, कोड एक्स। अभी अगर इसको लूप को मैं चलाता हूँ तो 5 दफ़ा चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इफ़ आई
इज इक्वल टू 3, तो क्या करना, कंटिन्यू। ठीक है, क्या करना, कंटिन्यू करना। अब मैंने कहा है कि 5 दफा लूप चलाओ, कोड एक्सप्रिंट करो, लेकिन जब आई 3 के बराबर हो जाए ना फिर कंटिन्यू कर दो। अब देखना, अब होता क्या है देखना। ये देखो, कोडेक्स 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 कोडेक्स, ये तो 4 दफा आया। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ है कि 3 स्टेटमेंट पे जब आई 3 के बराबर हो गया था, तीसरी दफा पे इसने कोड एक्सप्रिंट किया ही नहीं है। जब उसने देखा आई इज इक्वल टू 3, तीसरी इटरेशन थी, उसने ये देखा आई इज इक्वल टू 3, हाँ, तो कंटिन्यू पे आ गया। कंटिन्यू क्या करता है कि नीचे वाली स्टेटमेंट को भूल जाता है, नीचे वाली स्टेटमेंट पे आता ही नहीं है, वो दोबारा ऊपर चला गया। यानी तीसरी स्टेटमेंट पे कुछ भी नहीं हुआ, नीचे वाला कुछ भी नहीं हुआ, सीधा वो चौथी पे चला गया। ये काम करता है कंटिन्यू। अच्छा, ये अगर मैं शुरू में ही कंटिन्यू लगा दूं ना, शुरू में ही मैं कंटिन्यू लगा दूं, अब इसने एक दफा भी नहीं प्रिंट होना, देखना। लो जी, कुछ हुआ ही प्रिंट? कुछ भी नहीं। वो आया है, फॉर लूप वो चलता है, शुरू में उसको कंटिन्यू मिल जाता है, नीचे वो कुछ नहीं करता, वो फिर ऊपर चला जाता है, फिर कंटिन्यू मिलता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर कंटिन्यू, फिर ऊपर। तो 5 दफा उस बेचारे को कंटिन्यू ही मिला है, उसने नीचे कुछ भी नहीं प्रिंट किया। अब समझ आइए कंटिन्यू क्या काम करता है। ये इस्तेमाल इस तरह होता है कि फर्ज करें आपको मैं एक प्रोग्राम देता हूं कि यार आपने 200 तक गिनती लिखनी है, लेकिन उसमें जितने भी ना जितने भी इवन नंबर आ रहे होंगे वो नहीं लिखने, या जितने भी 5 पे नंबर डिवाइड होते हैं वो नहीं लिखने। कि कहां तक गिनती लिखनी है? 200 तक गिनती लिखनी है कि जो जो भी 5 पे नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो नहीं लिखने। अब देखना कैसे होता है। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, मैं कहता हूँ चलो 100 या 20 कह देता हूँ मैं, ठीक है, 20 कह देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इफ आई इज आई मॉड, मैं 3 कह देता हूँ, आई मॉड या 5 ही कह देता हूँ, आई मॉड 5 इज इक्वल टू 0, कंटिन्यू कर दो, और सी आउट आई। अच्छा, ये स्पेस जो मैंने दिया है ताकि नंबरों के दरमियान स्पेस है, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंने कहा आई 1 से लेकर 20 तक जाओ, अगर तो आई 5 पे डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको प्रिंट ना करो, क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आके उसको प्रिंट कर दो। अब ये नंबर देखना, अब ये प्रोग्राम में रन करता हूं ना, हेलो, 1 2 3 4, 5 पे डिवाइड हो रहा था, नहीं लिखा, 6 7 8 9 10 डिवाइड हो रहा था, नहीं लिखा, 15 नहीं लिखा, 20 नहीं लिखा। इस तरह के प्रोग्राम्स में या इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है कि जब आपको 1 से लेकर 200 तक सब चाहिए हो लेकिन कुछ चीज़ें ना चाहिए हो, फिर आपके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो विच स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, कौन सी स्टेटमेंट जी, कंटिन्यू स्टेटमेंट। एग्जिट फंक्शन क्या करता है, वो बिल्कुल लूप को खत्म कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट भी लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के शुरू में चला जाता है, नीचे वाले सबको छोड़ देता है। और नेस्टेड लूप तो ये होता है कि लूप के अंदर लूप। ठीक है, ये होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, वैसे बेसिकली ये मैंने, समझ लें, आपको पूरी कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा ही दी है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खैर। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक वो बनाई हुई है, क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। मैं अक्सर यूं ही करता हूँ कि जब भी एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ तो एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ कि यार बच्चों को अगर बाद में, यानी कि अब बार बार कौन वीडियो देखे यार, तो एक दफ़ा वीडियो देख के समझ लो, बाद में अगर आपको चाहिए होगा चैप्टर 4 तो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब के आंसर्स मैंने लिखे होते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन स्किप भी ना करूँ यार, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं वो बेचारे एक आध, उनको 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आ रहे होते हैं लेकिन कोई 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, तो वो बेचारे पूरी वीडियो देख लेते हैं, उनको वो 2 क्वेश्चन मिलते नहीं है जो उनको नहीं आते। तो वो, यानी मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सवाल आपको करो, जब कराना ही है तो सारी करा देता हूँ, फायदा आपका ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहला है कि वाई कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों यूज होती है? कंट्रोल स्टेटमेंट आपको पता है कि क्या होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट ही कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था वो वीडियो आप देख लें, आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन खुद ही आंसर कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस आर यूज टू डिक्टेट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करता है। दे आर अलाउड फॉर डिसीजन बेस्ड ऑन इफ एल्स, रिपीटेड एग्जीक्यूशन एंड altering loop behavior. They are essential for creating dynamic and responsive programs.
अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट ये अभी आपको मैंने बता दिया, आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन मैं आपको ये आंसर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट करता क्या है कि आपके प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करता है। फ्लो कैसे डिसाइड करता है कि कुछ काम आपने करने होंगे, कुछ नहीं करने होंगे, उसके लिए आप इफ एल्स लगा देंगे। कुछ काम आपने 10-12 दफ़ा करने होंगे, उसके लिए आप लूप लगा देंगे। और कुछ काम जैसे ब्रेक और कंटिन्यू की मैंने आपको एग्जांपल बताई है, तो ये भी बेसिकली फ्लो ही है ना प्रोग्राम का। ये डिसाइड करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होती है। फिर कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी एक्सप्लेन तो कर ही दिया था कि एल्स इफ और इफ एल्स में फ़र्क क्या होता है, लेकिन अभी एक दफ़ा फॉर्मली आंसर ले लें। इफ एल्स एंड एल्स इफ आर बोथ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये ऊपर हमने पढ़े कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर की भी एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं सॉरी। जैसे इफ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और फॉर लूप रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स क्या है, कंडीशनल, यानी किसी कंडीशन की बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो। इफ एल्स क्या करता है, इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन इट इज फॉल्स। इफ के अंदर आप कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड चल जाता है, वरना ये वाला कोड चल जाता है। इसमें तो आसान सी बातें, इफ एल्स मैंने पढ़ाया भी, आप जाके इजीली आप मेरी पहले ना चैप्टर 4 की जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए वो वाली वीडियोस देख ले। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आप सारे खुद ही आंसर करेंगे, लेकिन मेरा भी फर्ज है आपको, क्योंकि मैंने बोला है कि इस कोर्स में सब पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। फिर आता है एलसिफ, ठीक है। एलसिफ वाली जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, एलसिफ क्या होता है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स ये मैंने आपको उधर भी बताया था कि इफ एल्स में क्या होता है कि सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास, या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। लेकिन एलसिफ में आप जितने रास्ते बनाने हैं ना बना लो। जैसे इसमें इसने कहा या इफ चलेगा या एलसिफ चलेगा या एल्स चलेगा। अब इसमें ये सबसे बेसिक एलसिफ है, इसमें सिर्फ 3 काम होंगे, या ये या ये या ये। आप इस एलसिफ के नीचे 10 एलसिफ और लगा लो, यानी इफ एलसिफ 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 एल्स। यानी कि इफ के बाद जितने एल्सिफ आपने लगाने हैं ना, यानी ये ना हो तो ये हो, ये ना हो तो ये हो, ये भी ना हो तो ये हो, ये भी ना हो तो ये हो, ये भी ना हो तो ये हो, वरना ये हो आखिर में जाके, सही है। इस तरह करके आपने जितने एल्सिफ बनाने हैं बना सकते हैं। तो ये भी आपके लिए मैंने आंसर लिख दिया। अब बाकी आप ये वाली मेरी इफ एल्स की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर, अच्छा जिन्होंने देखी होगी वो तो बोल रहे होंगे कि यार सर जी 100 दफ़ा ये बातें बता दी है, ना बताओ ना बताओ, चलो आगे, लेकिन सबका ख्याल करना है ना। अच्छा, अब आगे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप, कि फॉर और वाइल लूप में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। अभी एमसीक्यू में हम ये बातें करके आए थे कि फॉर लूप क्या होता है, यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब आपको एग्जैक्ट पता हो ना कि इतनी दफ़ा मेरा इतनी दफ़ा मेरा लूप, एग्जैक्टली आपको पता हो कि इतनी दफ़ा मेरा लूप चलेगा, तब कौन सा यूज होता है, फॉर लूप। और आपको ना पता हो कि यार कितनी दफ़ा चलता है, ये देखो, यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, द लूप कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। कि जब तक चलाते रहो जब तक कंडीशन ट्रू ही रहती है, यानी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक चलता रहेगा भाई, ठीक है। जैसे ए वाली एग्जांपल, जब तक यूजर ए नहीं दबाता ना भाई चलाते रहो। आप लिख दो कि वाइल करेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए, भाई उसने पहला भी दबाया ए की इक्वल नहीं है, दूसरा भी तीसरा भी जैसे ही इक्वल होगा कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स, और क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का सीन है। बाकी ये सिंटैक्स देख ले, फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है। अच्छा, इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है फॉर और वाइल पे, वो भी नहीं देखी तो देख लें। वैसे ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होता है, उस प्लेलिस्ट पे जाए, उसमें मैंने सारी वीडियो तरतीब से आ रही होंगी। यानी अगर चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, सब तरतीब से आ रहा होता है। ये तो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट भी बना दिया, इसका भी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी, कि ऐसा ना हो कि यार आपको मुश्किल हो। डॉक्यूमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उसको भी आराम से डाउनलोड कर ले, रखें अपने पास। What is the use of break and continue statement in C++? The break and continue statement in C++ are used to alter the flow of control in loops. ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, अब ये भी मैंने आपको अभी बताया। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि ये लूप के अंदर का फ्लो देखती है। जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर कैसा फ्लो देख रही थी कि कुछ कंडीशंस पे लूप के नीचे वाली स्टेटमेंट को भुला के सीधा ऊपर चली जाती थी, लेकिन
ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि वो बिल्कुल ही लूप से बाहर आ जाती है। जैसे इट इज यूज टू एग्जिट अ लूप परमानेंटली बिफोर इट्स नॉर्मल टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। यानी कि जैसे ये है कि एक से लेकर आई, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, यानी इस लूप ने 10 दफा चलना था, लेकिन जैसे ही आई 5 के बराबर हो जाए तो उसने ब्रेक कर दिया, यानी ये लूप सिर्फ 5 दफा चलेगा। जब आई 5 के बराबर हो जाएगा तो इसने लूप ही ब्रेक कर दिया तो आगे वाले 5 चलेंगे ही नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, यानी ब्रेक क्या करते हैं, लूप को ब्रेक ही कर देता है, खत्म ही कर देता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसा नहीं करती। कंटिन्यू आपको पता है पूरे लूप को नहीं ब्रेक करती, लेकिन सिर्फ उस बारी उसकी जितनी भी नीचे वाली कंडीशंस होती हैं उनको नहीं चलाती, बल्कि सीधा ऊपर चली जाती है। अब इस लूप में आपको पता है ये 5 दफा चलेगा, दूसरी दफा में ये नीचे वाले कोड को नहीं चलाएगा, वो सीधे तीसरे पे चला जाएगा, फिर तीसरी दफा चला लेगा, क्योंकि कंडीशन है आई इज इक्वल टू 2। तीसरी दफा ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, तो जब ट्रू ही नहीं होगी तो ये सारा काम चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा ही नहीं। सही है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी एक दफा ये पढ़ लेते हैं। दी स्टेटमेंट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर फाइन ट्यूनिंग द बिहेवियर ऑफ लूप्स, के फाइन ट्यून करती है लूप के बिहेवियर को बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, ये स्पेसिफिक कंडीशंस पे। However, it's important to use them judicially, कि इसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, as excessive use of break and continue can lead to code that is difficult to read and understand। कि बहुत ज़्यादा अगर आप ब्रेक और कंटिन्यू लगाएंगे तो आपका कोड को समझना मुश्किल हो जाएगा कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, ये इसका एक नुकसान भी है, नुकसान नहीं है लेकिन वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर इसको यूज़ किस तरह से कर रहा है। हर चीज़ फ़ायदा मंद है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैटर करती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एग्जिट फंक्शन, ये भी मैंने आपको अभी बताया। द पर्पस ऑफ एग्जिट फंक्शन इन C++ इज टू इमीडिएटली टर्मिनेट अ प्रोग्राम। एग्जिट आप जिधर भी लगाएंगे ना आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इट्स टिपिकली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अ क्रिटिकल एरर अकर्स और व्हेन द प्रोग्राम नीड टू बी टर्मिनेटेड एब्रप्टली। ये कहाँ पे यूज होता है कि जैसे ही ना आपने मतलब कोई एरर आ जाए और आप जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं, बस आप कहते हैं बंद हो जाए, तो वहां पे आप एग्जिट फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज फॉर अ क्लीन एग्जिट, ये मतलब आप जब लगाते हैं आराम से एग्जिट हो जाता है। इंश्योरिंग दैट एनी नेसेसरी क्लीन अप ऑपरेशन आर परफॉर्म, ये आपकी जितनी रैम में आपका वो होता है ना स्टोरेज, यानी बेसिकली होता ही है ना कि जब भी आप कोई प्रोग्राम उठाते हैं ना, जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ये वाला प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें भी मैंने बताई हैं लेकिन चलो आपको दोबारा बता देता हूँ। ये प्रोग्राम है ना, इसमें भी हमने एक वेरिएबल यूज़ किया आई के नाम से। अब ये आई कहीं स्टोर भी तो होना है ना इस आई ने। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, इसने भी तो कहीं स्टोर होना है, तो ये आपकी रैम में स्टोर हुआ है। जैसे ही हम ये प्रोग्राम बंद करते हैं ना तो वो रैम से चला जाता है। अभी अगर सारी चीज वो रैम में पड़ा ही रहता तो ये तो मसला हो जाता ना, फिर आप जितने भी प्रोग्राम चलाते हैं वो बंद करने के बाद भी वो रैम में पड़े तो एक टाइम पे तो आपकी रैम फुल हो जाती। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो ये आई रैम से भी हट जाता है। तो एग्जिट फंक्शन ये नहीं होता कि सिर्फ एग्जिट ही कर देता है, बल्कि आपकी रैम से आपकी जगह भी क्लीन अप कर देता है, ये वो बात कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि व्हाट इज नेस्टेड लूप, कि नेस्टेड लूप क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। नेस्टेड लूप की भी मैंने पूरी एक वो बनाई हुई है वीडियो, वो भी आप तसल्ली से जाके देख ले। नेस्टेड लूप होता है लूप के अंदर लूप, एक लूप है उसके अंदर आपने एक दूसरा लूप नेस्ट कर दिया। जैसा कि ये देखें, ये एक फॉर है, उसके अंदर फिर ये एक फॉर आ गया। ठीक है, इस वाली फॉर की ओपनिंग ब्रैकेट ये रही और क्लोजिंग ब्रैकेट ये रही, और इस फॉर की ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट और ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट। सॉरी सॉरी, यानी कि होता क्या है कि ये वाला फॉर लूप 3 दफा चलेगा और ये वाला भी 3 दफा ही चलेगा। यानी ये जब पहली दफा चलेगा तो अंदर वाला 3 दफा चलेगा, ये जब दूसरी दफा चलेगा अंदर वाला फिर 3 दफा चलेगा, ये जब तीसरी दफा चलेगा अंदर वाला फिर 3 दफा चलेगा। यानी ये कितनी दफा टोटल लूप चल रहा है, 9 दफा ये लूप चल रहा है। पहला वाला जब पहली में होगा अंदर वाला 3 दफा चल जाएगा, यानी कि पहला वाला लूप जब अपनी पहली दफा चलेगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल अंदर आ जाएगा और अंदर वाला लूप 3 दफा चल जाएगा। ठीक है, फिर जब ये वाला 3 दफा ये लूप चल जाएगा, ये फिर दूसरी दफा चल जाएगा, फिर ये फिर 3 दफा चलेगा, फिर ये तीसरी दफा चलेगा और ये फिर 3 दफा चलेगा। तो उसके हर एक दफा चलने पे अंदर वाला लूप 3 दफा चल रहा है, तो ये 9 दफा हो जाएगा टोटल। समझ आ गया आपको, ये मैंने कोड भी लिखा है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक हो गया, फिर आता है कि राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द वाइल लूप। अच्छा, कोड ये था असल में, ये वाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है जो इन्होंने फॉर लूप की मदद से लिखा है
कह रहे इस लूप को वाइल लूप की मदद से लिखे, तो हमने कहा भाई क्यों नहीं, लिख देते हैं, आपको टेंशन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ये कोड था जिसको इन्होंने फॉर लूप की मदद से लिखा, और ये मैंने आपको वाइल लूप की मदद से लिख के आराम से दिखा दिया है। अच्छा, वाइल लूप और फॉर लूप पे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने वीडियो पूरी बनाई हुई है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये इंटरचेंजेबली कब यूज़ हो सकते हैं, तो आप वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये फॉर से मैंने वाइल पे कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, समझ जाएंगे आप आराम से। ठीक है, तो फिर होता क्या है इसमें, देखें कि के एक वेरिएबल अंदर ही फॉर की बॉडी के अंदर ही इनिशियलाइज हुआ, अंदर ही कंडीशन लगी और अंदर ही इंक्रीमेंट हुआ। यानी लूप के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी हैं, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल की कंडीशन और वेरिएबल का इंक्रीमेंट, ये तीन चीजें होना लूप के लिए जरूरी है। तो फॉर क्या करता है, फॉर अपनी बॉडी में ये तीनों चीजें दे देता है। फॉर क्या करता है कि फॉर अपनी बॉडी में ही ये तीनों चीजें दे देता है, वाइल सिर्फ अपनी बॉडी में एक कंडीशन देता है। ठीक है, वाइल सिर्फ क्या करता है, वाइल सिर्फ अपनी बॉडी में एक कंडीशन लगाने देता है, बाकी इनिशियलाइजेशन हमें ऊपर करनी पड़ती है और इंक्रीमेंट उसका बाद में करना पड़ता है। ठीक है, अब काम ये वही हो रहा है कि एक के इज इक्वल टू 20 है, के जब तक 20 लेस देन 100 नहीं होता, ये भी उसी तरह काम करेगा कि के इज इक्वल टू 20 है, के इज इक्वल टू 20 है, जब तक के 100 से छोटा रहता है तो सम को क्या करते रहो, सम इज इक्वल टू सम प्लस के करते रहो, और के को के प्लस 2 करते रहो। ये इसी तरह चलता है बेसिकली फ्लो इसका। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर वो देखता है कंडीशन ट्रू है तो अंदर आके काम कर देता है, फिर आखिर में इंक्रीमेंट होता है। तो वही काम हमने भी किया, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अंदर वाला बॉडी में काम किया और आखिर में इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसको हमने क्या किया, इंटरचेंजेबली यूज कर दिया आराम से। ठीक है, मजीद अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मेरी फॉर और वाइल लूप वाली वीडियो देख ले, आपको आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अच्छा, ये वाली इन्होंने लिखी होगी इफ एल्स इफ से। हाँ, ये देखें, इफ एल्स इफ और एल्स, यानी कि अगर ये ना हो तो ये हो, अगर ये भी ना हो तो ये काम हो जाए। ठीक है, इस तरह से। अब कह रहे हैं इसको स्विच से लिखें, तो लिख देते हैं भाई, मसला ही कोई नहीं। इन्होंने क्या किया, अगर चॉइस वेरिएबल है, क्या अगर चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो क्या करो, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो, यानी सम लिखा हुआ है और एक्स प्लस वाई उसके आगे लिखा हुआ है। और अगर चॉइस की वैल्यू 2 हो जाए तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है और एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो के उसके सामने लिखा हुआ है। और अगर 1 भी ना हो, 2 भी ना हो, तो फिर क्या लिखा, फिर क्या हो, फिर एवरेज, एवरेज लिखा, यानी चॉइस की वैल्यू 1 भी ना हो, 2 भी ना हो, कोई और ही हो चॉइस की वैल्यू, फिर क्या हो, फिर एवरेज लिखा हुआ है और एवरेज इज इक्वल टू के सामने उसकी एवरेज आ जाए। ये कैलकुलेशन है एवरेज की जो हो के उसका आंसर दिखाएगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाए। तो हमने कह दिया चलो भाई यही काम अभी हम करते हैं स्विच स्टेटमेंट से। स्विच स्टेटमेंट से कैसे होगा कि स्विच को मैंने एक चॉइस का वेरिएबल दे दिया, मैंने कहा कि अगर केस 1 है, यानी अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो वो केस 1 पे जाके लगेगा, अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो वो केस 2 पे जाके लगेगा, और अगर ये दोनों नहीं है फिर वो केस पे डिफॉल्ट पे जाके लग जाएगा। ठीक है, ये सीन होगा। अब मैंने कहा है कि अगर चॉइस की वैल्यू है जी आपका अल्लाह भला करे 1 है तो क्या करो, सी आउट, वही चीज़ दिखा दी और ब्रेक हो जाओ। ये इनके पास फिर ना जाना, नीचे वाली स्टेटमेंट छोड़ दो, बस फिर बाहर आ जाओ स्विच स्टेटमेंट से, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ना हो, सही है, अगर क्या हो कि चॉइस की वैल्यू 1 ना हो, फिर क्या हो, अगर तो हो जाए चॉइस की वैल्यू 2 तो फिर केस 2 पे चले जाना, यानी अगर केस की वैल्यू और चॉइस की वैल्यू आपस में मैच होगी तो फिर ये उसी केस पे जाएगा। अगर केस की वैल्यू 2 है, केस की वैल्यू भी 2 है और चॉइस की वैल्यू भी 2 है तो वो केस 2 पे आएगा। केस 2 पे आ जाएगा, वो देखेगा प्रोडक्ट है, फिर ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और सीधा लूप से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ओ लूप कह रहा हूँ, कंडीशन से बाहर आ जाएगा। और अगर ये तीनों ही ना हुए, ठीक है, ये क्या कहते हैं, चॉइस की वैल्यू 1 भी ना हुई, 2 भी ना हुई, तो कहाँ आ जाना, फिर आप आ जाना जी डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट पे ये काम करना, और ब्रेक मैंने लगाया नहीं है क्यों, क्योंकि इसके नीचे तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसने वैसे ही बाहर आ जाना है। ठीक हो गया, ये सीन है। ओके, हो गया। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहे जी इस कोड का आउटपुट लिखे, क्या लिखे जी, इस कोड का आउटपुट लिखे, राइट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कि इस वाले कोड का आउटपुट क्या होगा। अच्छा, आउटपुट अब इसका कैसे हम निकालें कि एक वेरिएबल है के, एक वेरिएबल जी सम, यहाँ पे हम कहते हैं एक के का वेरिएबल है, उधर हम ये के का डब्बा बना लेते हैं और ये कहते हैं सम।
सम वेरिएबल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैम में ये जगह लेते हैं, तो ये सम ने जगह ली हुई है और ये के ने ली हुई है। के की वैल्यू क्या है जी? के की वैल्यू है 1, सम की वैल्यू है जी 0, सम की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब तक के 10 से छोटा रहता है तब तक ये काम करते रहो। भाई के की वैल्यू 1 है जी, के 10 से छोटा है जी, छोटा है, तो क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस के, यानी 0 प्लस 1। तो सम की वैल्यू क्या होगी जी? सम की वैल्यू क्या होगी? सम की वैल्यू होगी जी 1। अब सम की वैल्यू में क्या आ गया? अभी जी सम की वैल्यू में आ गया 1। ठीक है, और सी आउट के, सी आउट के और सम, के भी 1 है और सम भी 1 है, तो दोनों 1। ये देखिए, पहले के आएगा फिर समझो, के इज इक्वल टू के प्लस 2। अब के की वैल्यू क्या होगी है? अब के की वैल्यू क्या होगी? अब होगी के की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रोग्राम पूरा चलेगा और इसका ये आउटपुट आ जाएगा। बाकी आप खुद, मैंने सिर्फ एक आइट्रेशन के लिए रन किया जब के की वैल्यू 1 थी, आप 10 की 10 आइट्रेशन के लिए रन करें, आपके पास यही सेम आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, फिर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट लिखें। अच्छा ना, ये बड़ा ना टेक्निकल क्वेश्चन है, ये समझना है आपने। ये जी एक, ओ सॉरी सॉरी, ये बॉक्स में ज़रा अपना सही कर लूँ। ये ए का बॉक्स है, ये बी का बॉक्स है और ये सी का बॉक्स है। ये वाला बॉक्स मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये वाला बॉक्स मिटा देते हैं। ए के अंदर क्या वैल्यू है? ए के अंदर 0 वैल्यू है, बी के अंदर है 1 वैल्यू और सी के अंदर क्या वैल्यू है? 2 है, 2 वैल्यू है सी के अंदर। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए के अंदर क्या स्टोर कर दो? b प्लस सी। तो 1 और 2 जब आपस में प्लस होंगे कितना आएगा? 3। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 3। ये a में क्या आ गया जी? 3। ठीक है, फिर उसने कहा, फिर आगे उसने क्या कहा कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, कह रहे कि पहले b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए से पहले आया है, a प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ, प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, यानी प्लस प्लस पहले है बाद में a है। वो कह रहे कि पहले a के अंदर एक प्लस करो और फिर b के अंदर उसको स्टोर कराओ। पहले a के अंदर एक प्लस करो और फिर जब प्लस प्लस a पहले आ गए, इसका मतलब पहले a के अंदर एक प्लस करो और फिर a की वैल्यू b में स्टोर कराओ। तो हम उसी तरह कर देते हैं, पहले a के अंदर प्लस प्लस कर देते हैं। पहले क्या करते हैं जी? a के अंदर हमने कर दिया प्लस प्लस, तो 3 था, तो अब क्या हो गया? 4। a के अंदर एक प्लस प्लस हो गया और फिर कह रहा अब वो वाली वैल्यू b में लेके आ जाओ। तो अब a की क्या वैल्यू होगी? 4। तो अब हम b में भी वही वैल्यू ले आते हैं, b का मैं डब्बा ये, अब b की वैल्यू भी क्या हो गई? 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब अगले में क्या कह रहा है? अगले में कह रहा है c इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, यानी पहले c के अंदर b लेके आओ पहले। अब यहां पे पहले b है फिर प्लस प्लस है, उधर क्या था? उधर पहले प्लस प्लस था, इधर पहले प्लस प्लस था बाद में a था, इधर पहले b है बाद में प्लस प्लस है। इधर कह रहे कि पहले c के अंदर b की वैल्यू लेके आओ बाद में b के अंदर एक प्लस कराओ। फर्क समझे आप लोग? वहां पे पहले क्या था, मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन रिपीट कर देता हूं कि पहले a को एक प्लस करो और फिर b में लेके आओ। यहां पे है कि पहले b को c में लेके आओ बाद में एक प्लस करो b के अंदर। ठीक है, तो उसी तरह कर देते हैं, पहले जी b को लेके आ जाते हैं c के अंदर। b की वैल्यू क्या है जी? 4। तो इधर मैं कह देता हूँ c के अंदर b को ले आता हूँ 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और अब b में एक प्लस करना है। पहले वो b को c के अंदर बिठाना था, यानी लेके जाना था। पहले b की वैल्यू c के पास जानी थी, फिर b में एक प्लस होना था। तो अब क्या हो गया जी? 5। ठीक है, तो ये आपको फिर उसने कहा कि ए बी सी देख लें, तो ए की वैल्यू क्या बच गई? 4, बी की वैल्यू क्या बच गई? 5 और सी की वैल्यू 4। तो यही आपके पास इधर आउटपुट भी आ रहा है 4 5 4। समझ गया आपके क्वेश्चन? ये बड़ी टेक्निकल चीज़ थी ये। इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। प्री फिक्स होता है कि प्लस प्लस पहले आ जाए और पोस्ट फिक्स होता है प्लस प्लस बाद में आ जाए। तो आपको फर्क पता चल गया कि पोस्ट फिक्स क्या करता है? पहले प्लस प्लस करता है बाद में वैल्यू बिठाता है, और प्री फिक्स क्या करता है? प्री फिक्स
प्री फिक्स करता है कि पहले प्लस प्लस करता है बाद में वैल्यू बिठाता है, पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले वैल्यू बिठाता है बाद में प्लस प्लस करता है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कोड और आउटपुट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। कह रहे राइट द नेस्टेड लूप्स दैट विल प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, कि ऐसा नेस्टेड लूप लिखें जो ये फॉलोइंग पैटर्न प्रिंट करता हो। ठीक है, तो कुछ मैंने पैटर्न्स आपको प्रिंट करके भी दिखाए थे जब आपको नेस्टेड लूप पढ़ाया था। चलो अभी फिर करा देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये क्या कर रहा है, पहली लाइन में 5 प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरी लाइन में 1 से 4 तक गिनती प्रिंट कर रहा है, तीसरी लाइन में 1 से 3 तक प्रिंट कर रहा है, फिर 1 से 2 तक प्रिंट कर रहा है, फिर 1 प्रिंट कर रहा है। यानी हर लाइन में एक एक कम कर रहा है, आखिरी वाला डिजिट कम करता जा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी गुड हो गया। अभी हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। ये वाला प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, 5 दफा लूप चलाना है। ये मुझे कैसे पता चला ऊपर वाला लूप 5 दफा चलाना है, ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि 5 लाइनें हैं। ठीक है, जितनी लाइनें होती हैं ना, जितनी क्या होती हैं लाइनें, जितनी लाइनें होती हैं। अब ये देखें, ये देखिए, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये होगी 5वीं लाइन। जितनी लाइनें होती हैं, जितनी लाइनें होती हैं ऊपर वाला लूप उतनी दफा चलता है। क्या होता है, जितनी लाइनें होती हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सॉरी यहाँ पर कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ अपर लूप। ठीक है, कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करानी होंगी आपने, उतनी दफ़ा आपने ऊपर वाला लूप चलाना है, अपर लूप चलाना है। ठीक है, अब इसमें कितनी लाइनें थी, ये देखें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब जितनी पहली लाइन में जितने एलिमेंट प्रिंट कराने हैं ना, उतनी दफ़ा अंदर वाला लूप चलाना है। ठीक है, अब ये दो बड़ी टेक्निकल बातें मैंने की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। ऊपर वाला लूप कब चलेगा, ऊपर वाला लूप उतनी दफ़ा चलेगा जितनी क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइंस होगी। जितनी क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, उतनी दफ़ा ऊपर वाला लूप चलेगा। अब गौर से सुने इस बात को। और हर लाइन में जितने एलिमेंट प्रिंट कराने होंगे ना, उतनी दफ़ा चलेगा अंदर वाला लूप। ठीक है, यानी हमने ऐसी कंडीशन लगानी है कि ऊपर वाला लूप 5 दफ़ा चले और अंदर वाला लूप चले पहली दफ़ा 5 दफ़ा, दूसरी दफ़ा 4 दफ़ा, तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा 4 दफ़ा और 5वीं दफ़ा 5 दफ़ा और 5वीं दफ़ा 1 दफ़ा। पहली दफ़ा 5 दफ़ा चले, दूसरी दफ़ा 4 दफ़ा, तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा 2 दफ़ा और 5वीं दफ़ा 1 दफ़ा चले अंदर वाला लूप। यानी इन द फर्स्ट लाइन अंदर वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा। इन द फोर्थ लाइन, इन द सेकेंड लाइन 5वां लूप 4 टाइम्स चलेगा। इन थर्ड लाइन अंदर वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा। इन फोर्थ लाइन अंदर वाला लूप 2 टाइम्स चलेगा। इन फिफ्थ लाइन अंदर वाला लूप 1 दफा चलेगा। समझ आ गई कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं अपर लूप उतनी दफा चलता है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अंदर वाली लाइन में उतनी दफा इनर लूप चलता है। तो चलें भाई हम कंडीशन लगाते हैं। हम लगाते हैं जी कंडीशन। पहला लूप आपको पता है कितनी दफा चलेगा, i इज इक्वल टू, अच्छा ये भी मैं जनरल लिख लूँ, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन मैं आपको बाद में लगाना सिखाऊंगा। अभी मैं ये कोड लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, अच्छा 3 दफा प्लस। ठीक है, ये लूप कितनी दफा चलेगा जी, ये लूप कितनी दफा चलेगा बताएं। ये लूप चलेगा 5 दफा। ठीक है, ये लूप 5 दफा चलेगा। अंदर वाला लूप कितनी दफा चलेगा, अब अंदर वाला लूप आप कहेंगे सर जी पहली लाइन में तो वो चल रहा है 5 दफा, दूसरी लाइन में 4 दफा चल रहा है, तीसरी में 3 दफा, चौथी में 2 दफा चल रहा है, 5वीं में 1 दफा चल रहा है। अब इसकी कंडीशन कैसे लगाएं, इसकी कंडीशन ऐसे लगाएंगे
कि आप कह देंगे उसको कि इंट आई इज इक्वल टू पहली दफा कितनी दफा चल रहा है मेरे भाई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी करो। पहली दफा पहली लाइन में चल रहा है 5 दफा। तो हम ऐसा ना करें कि उसको 5 से 1 पे ले आए। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आपके लिए एक और पहली दफा एक और आसान, इससे भी ज्यादा आसान कर देता हूं। पहली दफा कितनी, पहली लाइन में कितनी दफा चल रहा है? 5 दफा। दूसरी लाइन में कितनी दफा चल रहा है? 4 दफा। तीसरी लाइन में कितनी दफा चल रहा है? 3 दफा। ठीक है, ये देखें, पहली लाइन में चल रहा है, पहली लाइन में अंदर वाला लूप 5 दफा चल रहा है, दूसरी में 4 दफा चल रहा है, तीसरी में 3 दफा चल रहा है, चौथी में 2 दफा चल रहा है, पांचवी में। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है, एक एक एलिमेंट कम हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? एलिमेंट, इधर मैं लिख देता हूं, यानी हो क्या रहा है? हो रहा ये है कि एलिमेंट, यानी नंबर, एलिमेंट में से नंबर ऑफ लाइंस माइनस हो रही हैं। नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं? माइनस हो रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कि एलिमेंट्स में से नंबर ऑफ लाइन माइनस हो रही है। यानी जब इधर, अच्छा इसको जे कह दो, क्योंकि दो वेरिएबल एक नाम के थोड़ी हो सकते हैं। वो एक आई हमने कह दिया तो ये वाला जे होगा, जाहिर बात है। कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट को कौन देख रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट को याद करें, नंबर ऑफ एलिमेंट को जे देख रहा है, और नंबर ऑफ लाइंस को कौन देख रहा है? इसको आई देख रहा है, ऊपर वाला लूप देख रहा है। तो क्या होगा कि जे इज लेस देन जे माइनस आई और जे प्लस प्लस, ये इसकी कंडीशन बनेगी। तो क्या होगा कि पहली दफा में इसको मैं 0 से 5 तक चला देता हूं, ठीक है। अब होगा, अब 0 से 5 तक जाना भी वही बात है, और 0 से, अच्छा चलो चलो मैं इसको कह देता हूं इज इक्वल टू 4 ताकि आप परेशान ना हो। 0 से 4 तक जाएंगे, 1 से 5 दफ जाए, 5 होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ यार, 0 1 2 3 4, ये नंबर गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? और अब ये वाले गिने, 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही है। तो 0 से 4 तक जाए, 1 से 5 तक जाए, होते 5 ही स्टेप्स होते हैं। तो हम लूप का मकसद ये नहीं होता कि आपने तरतीब वार चलना है, लूप का होता है कि कितनी दफ़ा चलना है बस। हम 0 से 4 तक जा रहे हैं, ये भी 5 दफ़ा ही है। वो हमने वजह उसकी कि आई को 0 से क्यों शुरू किया है, आई को हमने 0 से क्यों शुरू किया है, उसकी वजह है, ठीक है। उसकी वजह सुने कि जब आई 0 होगा ना, पहली पहली दफा, जब ऊपर वाला लूप पहली दफा में होगा, तो अंदर वाला लूप भी 5 दफा पूरी दफा चलेगा, ठीक है। अंदर वाला लूप क्या करेगा? 5 दफा पूरी दफा चलेगा, ठीक हो गया। यानी जब अंदर पहला जब लूप 1 था, जब पहला लूप क्या था? 4 था। ओ पहला पहला लूप पहली दफा चला, तो अंदर वाला लूप 5 माइनस आई दफा चला। आई क्या था? 0 था, यानी 5 दफा चला। जब दूसरी लाइन आई, यानी ऊपर वाला लूप दूसरी लाइन में आया, तो क्या चला? 5 माइनस 2, 5 माइनस 1 चला। दूसरे स्टेप में 1 आता है ना, 0 के बाद 1 आता है, तो 5 माइनस 1 चला, 4 दफा चला। जब तीसरे में आया तो 5 माइनस 2 चला, 3 दफा चला। जब चौथे में आया 5 माइनस कितना चला? 3 चला, 2 दफा चला। जब पांचवें में आया तो 5 माइनस 4 चला, क्योंकि उसका आखिरी स्टेप 4 है, तो 1 दफा चला। तो इधर मैं क्या कह देता हूँ? सी आउट जे कह देता हूँ, और इस आखिर में हर लाइन के बाद एक लाइन भी हमने छोड़नी है, एंड एल कह देता हूँ। अब ये लूप में चलाता हूँ, ये चेक करें, समझ आई है? समझ आई है? 1 2 3 4 5, देख रहे हुआ या नहीं हुआ प्रिंट? समझ लगी है नहीं लगी? इस तरह करते हैं सीन, सही है। फिर मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, मसला ना ले, टेंशन नहीं लेने का। ये देखे, देख रहे? जब पहला लूप पहली दफा था, तो अंदर वाला लूप
5 माइनस आई दफ़ा चला, यानी 5 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। दूसरी में से जब दूसरी लाइन आई तो पहला लूप 1 पे था तो 5 माइनस 1 दफ़ा चला, 4 दफ़ा चला। जब तीसरी लाइन आई तो 5 माइनस आई दफ़ा चला, यानी 2 माइनस हुए। मैं आपको दिखाता हूँ यार, आपको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही। 0 1 2 3 4, पहले स्टेप में जब पहला लूप पहले स्टेप में था तो 0 थी उसकी वैल्यू, दूसरे स्टेप में उसकी वैल्यू 1 हो गई, तीसरे स्टेप में उसकी वैल्यू 2 हो गई। ये तीसरे स्टेप में ही 2 हुई है ना, ये देखें, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप में 2 हुई है। तो हमने कंडीशन ये ऐसी लगाई है कि उसकी वैल्यू तीसरे स्टेप में 2 हो रही है। हम 0 से 4 तक गए हैं, 1 से 5 तक नहीं गए। फिर चौथे स्टेप में 3 हो गई, पांचवें स्टेप में 4 हो गई। तो अब आप अगर आउटपुट देखें, ठीक है, आउटपुट देखें तो आउटपुट यूं ही है। पहले स्टेप में उसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, क्योंकि पहले स्टेप में लूप की वैल्यू क्या क्या थी, 0 थी। दूसरे स्टेप में उसमें से 1 माइनस हुआ, तीसरे स्टेप में उसमें से 2 माइनस हुए, चौथे स्टेप में उसमें से 3 माइनस हुए, और पांचवें स्टेप में उसमें 4 माइनस हुए। तो वो सिर्फ एक ही दफ़ा चला। आप समझ आइए कंडीशन। तो इस तरह ये क्या थी, ये पहले लूप की वो थी, क्या बोलते हैं इसको, पहले लूप की कंडीशंस थी। अब दूसरा हमने क्या प्रिंट करना है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमने प्रिंट करना है जी, ये दूसरे में भी वही चीज़ प्रिंट करनी है, लेकिन वो आप देख रहे हैं चेंज कहाँ आया है कि उसमें ये आखिरी वाला नंबर हट रहा था, इसमें से ये देखें पहला नंबर हट रहा है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 और 5, सही है, इस तरह करके हो रहा है। ये वाला सीन है सारा। अब इसकी क्या कंडीशन लगेगी, इसकी भी कंडीशन मैं आपको दिखा दे। इसकी तो बड़ी आसान है यार, इसकी कंडीशन बड़ी आसान है। इसकी कंडीशन यहाँ से देख भी लें, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा देख लें। जब आई की वैल्यू 1 होती है, 1 से 5 तक जाना है तो जे आई, अच्छा ये देखें क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखें, दोबारा से लिखते हैं, टेंशन नहीं लेनी। लाइनें 5 ही हैं तो ऊपर वाला लूप तो 5 ही दफ़ा चलेगा। अच्छा, इसमें 0 से 5 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 1 से ही 5 पे जाना है। उसकी वजह है आपने अपने हिसाब से कंडीशन सोचनी है। अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप नेस्टेड लूप की करें प्रैक्टिस, ठीक है, आप नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस करें। आपको ना समझ आई ना, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर नहीं समझ आएगी। मैं कितना भी बोल लूँ, इधर चीख लूँ ना, आपको नहीं समझ आएगी। प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ आएगी, अब आप लोगों को समझाएंगे, ऐसी समझ आएगी। आई इज लेस देन, आई इज इक्वल टू 1 था, लाइनें कितनी थी, 5, तो 5 दफ़ा चलो, लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है, ओ सॉरी आई प्लस प्लस, ठीक है, और इधर आके ये इसकी बॉडी खोल दी। अंदर वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा, अंदर वाले लूप की कंडीशन अब देखें। पहला वाला लूप जब एक दफ़ा चल रहा है, यानी पहला लूप पहली अपनी आइट्रेशन में है तो अंदर वाला लूप भी 5 दफ़ा चलेगा। जब पहला वाला लूप दूसरी अपनी आइट्रेशन में है तो अंदर वाला 4 दफ़ा चलेगा, लेकिन वो एक प्रिंट नहीं कराएगा। यानी जब पहला वाला लूप पहली लाइन में है तो 1 से 5 तक चलेगा, जब दूसरी लाइन में है तो 2 से 5 तक चलेगा, जब तीसरी लाइन में है तो 3 से 5 तक चलेगा, जब चौथी लाइन में तो 4 और 5, और आखिरी लाइन में सिर्फ 5। ये सीन है। तो हम कह देते हैं कि जे इज इक्वल टू आई। जे क्या है जी, जे आई के बराबर है। यानी कि जब पहला लूप पहले में होगा तो ये भी 1 के बराबर होगा, इसने भी 1 से 5 तक चलना होगा। जे इज लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। समझ आ गई आपको कि ओ सॉरी यार, ये मेरे से बड़ी गलती हो रही है आज। ये देखें कि पहला लूप जब आई के उसके बराबर होगा ना, 1 के बराबर, तो ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 से 5 तक चलेगा। जब ऊपर वाला लूप दूसरी लाइन में आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे भी फिर 2 से 5 तक चलेगा। जब तीसरी लाइन में आएगा उसकी वैल्यू 3 हो चुकी होगी, जे फिर 3 से 5 तक चलेगा। समझ आ रही है ना? और इधर मैं क्या कहता हूं, सी आउट करा देता हूं जे, और हर लाइन के बाद एक एंड एल। अच्छा, ये इस जे वाले लूप के अंदर एंड एल ना लगा दीजिएगा, क्योंकि जे तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं ना, लाइनें तो ऊपर वाला लूप देख रहे हैं। तो ऊपर वाले की ये बॉडी देख रहे हैं ना, ऊपर वाले की ये बॉडी है, ये जो 2 ब्रेसेस हाईलाइट होगी ना, इस बॉडी के अंदर लगाना, इस वाली के अंदर ना लगा देना। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सी आउट को जे करा रहा है, लाइनों का काम तो सारा ऊपर वाले का है, तो इसलिए ऊपर वाले की बॉडी के अंदर लगाना। तो ये अगर मैं आपको अभी रन करके दिखाऊं, ये देख रहे हैं, 1 से 5, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5 और 5। अब समझ आ गई ना? यानी जब ऊपर वाला पहली दफा था तो ये भी एक
क्योंकि इसकी वैल्यू हमने कहा j इज इक्वल टू आई, जब i 1 था तो ये भी 1 से 5 तक चलेगा, जब i 2 हो जाएगा तो 2 से 5 तक ये चलेगा, जब i 3 हो जाएगा 3 से 5 तक चलेगा, 4 हो जाएगा तो 4 और 5 में सिर्फ 5, ये इस तरह से होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में हमने 1 to 3 नहीं प्रिंट कराना, ये एक प्रिंट कराना है, ये आसान है। पहली लाइन में अंदर वाला, यानी इसमें फिर देख ले लाइनें कितनी है, 5 है लाइनें। तो पहली लाइन में क्या है, एक दफा स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन में 2 दफा स्टार प्रिंट हो रहा है, तीसरी लाइन में 3 दफा स्टार प्रिंट हो रहा है, चौथी में 4 दफा और पांचवी में 5 दफा। ये भी आप मुझे बोलेंगे भाई तू अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, चमाट ना खा ली हमसे, ये तो हमें आ गई है कंडीशन। यानी ये तो इतनी आसान कंडीशन है कि जब पहली लाइन में होगा लूप, जब लूप पहली लाइन में होगा, यानी लूप जब 1 है तो अंदर वाला लूप 1 चलेगा, जब ऊपर वाला लूप दूसरी लाइन में तो अंदर वाला लूप 2 दफा चलेगा, जब ऊपर वाला लूप 3 दफा है। तो ये तो आपको आ गई है कंडीशन यार, इसकी तो बहुत ही आसान कंडीशन है। यानी चलना उसने 5 दफा ही, लाइनें 5 ही हैं, बस क्या करना है कि 1 से लेकर आई तक चले, जितना आई है। जब आई पहली लाइन में होगा तो इसने भी 1 दफा ही चलना है, जब आई 2 हो जाएगा तो इसने भी 1 से 2 2 दफा चलना है, जब आई 3 हो जाएगा तो इसने 1 से 3 3 दफा ही चलना है, जब आई 4 हो जाएगा तो इसने 1 से 4। और अब इधर हमने अभी जे नहीं प्रिंट कराना है, इधर क्या चीज प्रिंट करानी है, हमने कराना है स्टार प्रिंट। तो ये मैं आपको करा देता हूँ स्टार प्रिंट, वो देखना उसी तरह आएगा। ये ले, देख लिया आपने हो। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गई होगी, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी से समझ आ जाए। और दूसरा यह है कि लूप्स यार प्रैक्टिस मांगेंगे, लूप्स क्या मांगेंगे, प्रैक्टिस मांगेंगे। प्रैक्टिस करें, गलती होती है हो यार, मैं कहता हूँ 10 गलतियां करो, तंग नहीं होना, ठीक है। गलती करोगे छोड़ दो, किसी से पूछ लो, अपने क्लास के टीचर से पूछ लो, दोबारा आके वीडियो देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो, और वीडियोस देखो, और जगह देखो, एक्सप्लोर करो, खुद करो, तब आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो यार दुआओं में याद रखना, अपना भी ख्याल रखना। ओके।